हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों आज है हमारा डेली नाइट टेस्ट सीरीज पार्ट 31। तो पूरे देखिए हमारे 31 भाग आज कंप्लीट हो रहे हैं। तो ये मान लीजिए देखिए एक जो हमारा महीना होता है ना, वो होता है कितना है, मुश्किल से हमारा देखिए फरवरी 28 दिन की थी, या अगर कोई महीना हमारा तो 30 या 31 दिन का होता है ना। तो देखिए एक महीना इस चीज़ को चलते चलते हो चुका है। आज 1 मार्च है। तो यह सीरीज दोस्तों हमारे वीडियो एग्जाम तो डेली चलेगी। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया उसको भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाती है। जब मैं यह वीडियो को समाप्त करता हूँ या वीडियो चल रही होती है, तो मैं उसके बाद इसको वहाँ पर टेलीग्राम पर भेज देता हूँ। आप लोग वहाँ से इसकी पीडीएफ से नोट से बना सकते हैं। उत्तराखंड समाधान करके सर्च हमारे टेलीग्राम पर, या आप डिस्क्रिप्शन जाके यहाँ से लिंक से आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं ना कि यहाँ पर ज्वाइन नहीं हो पा रहा करके, तो एक बार करें या सर्च मार के कैसे भी कर लें, और वहाँ पर आपको पीडीएफ देता हूँ, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सीरीज को। तो पहला हमारा प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल किस परिवार का सदस्य है? तो बहुत ध्यान से आप सोचा, मन ही मन जवाब दें, और अंतिम समय में अपने नंबर कमेंट करने अपने। तो राज्य पक्षी मोनाल किस परिवार का सदस्य है, ऐसा यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वह है बी, फंसिनिडी। तो देखते हैं भी क्या है फंसिनिडी ना। तो देखिए व्याख्या जब करते हैं ना, तो एक होता है हमारा उपवर्ग। तो कहीं पता है हमारा मोनाल किस उपवर्ग का हमारा क्या है, हमारा पक्षी है। तो यह हमारे न्यूआर्निडिस ऑर्डर वैली फरीस परिवार का हमारा उपवर्ग का हमारा पक्षी है। और उसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण यह है कि किस परिवार का है पूछता ना, तो इसी जो उपवर्ग है इसी का एक परिवार है हमारा फंसिनिडी। तो हमारे फंसिनिडी परिवार का हमारा मोनाल हमारा क्या एक सदस्य है। और मोनाल की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं राज्य में? तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है, कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और वो 4 प्रजाति कौन कौन सी है? इपेलेस, स्केटलेट्री, ल्यूरी और ल्यूपोफोरस एंस। तो आपने 4 प्रजातियां याद रखनी है। जब बात करते हैं दोस्तों हम कि मोनाल क्या है भाई? मोनाल दोस्तों एक मादा पक्षी है, और हमारी एक डफिया है वो क्या हमारा उसमें नर है। देखिए दोनों एक ही हैं, बस हमारा नाम थोड़ा चेंज है। जो मादा है उसका हम मोनाल बोलते हैं, और जो नर है उसमें हम उसको डफिया बोलते हैं। और जहाँ पर बात आती है कि स्थानीय नाम क्या है हमारे मोनाल का, तो वहाँ पर मन्याल या मुनाल करके हमें इसका नाम देखने को मिलता है। और आपको इतना पता है कि इसके अंदर मोनाल की पूंछ कैसी होती है? तो हमारी क्या होती है, इसकी पूंछ हरी होती है, ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट हमारा ये है कि मोनाल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है, या जो डफिया है ये अपना घोंसला नहीं बनाते हैं। ये क्या करते हैं कि ना पेड़ों के छिद्रों में या चट्टानों में यहीं पर इनका निवास होता है, और यहीं पर ही अपने क्या देते हैं, अपने अंडे भी देते हैं। ठीक, तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें अगर पूछ देना कि मोनाल अपने अंडे कहाँ देते हैं या मोनाल का घोंसला कहाँ पर होता है, तो दोस्तों घोंसला इसका होता ही नहीं है। और बात करते हैं कि प्रिय भोजन क्या है हमारे मोनाल का। दोस्तों होने पर तो भोजन बहुत कुछ है, लेकिन जो सर्वाधिक जो प्रिय भोजन है हमारे मोनाल का वो हमारा आलू है, क्योंकि ये आलू की खेती को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि उत्तराखंड का पामीर हम दोस्तों किसे बोलते हैं? हम दूधातोली को बोलते हैं। पहला तो यहीं से हमें एक प्रश्न देखने को मिलता है कि उत्तराखंड का पामीर किसे बोलते हैं, तो दूधातोली को। जो दूधातोली से नदी निकलती है उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो पूछा गया है। यही तो प्रश्न है, उत्तराखंड का पामीर दूधातोली से निकलने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है हमारा ए, पश्चिमी रामगंगा। और दोस्तों पूर्वी पश्चिमी नियार, पूर्वी नियार और आटागाड़ और बूनो हमारी 5 नदियाँ कहाँ इसी दूधातोली से हमारी निकलती हैं। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। अच्छा, इससे पहले हमें ये जानना जरूरी है दोस्तों कि जो हमारा दूधातोली है यह किन किन जिलों में फैला हुआ है। तो कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों, जैसे कि सबसे पहले हमें तो पौड़ी गढ़वाल याद रखना है, कि मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। उसके बाद अल्मोड़ा, और उसके बाद कौन सा में चमोली। ये 3 जिलों में दूधातोली फैला हुआ है, और यहीं से हमारी नदियाँ निकलती हैं। उन नदियों को आपने जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में कहीं से प्रश्न बन सकता है। क्या बन सकता है? देखिए उत्तराखंड का पामीर दूधातोली, ठीक है, निकलने वाली जो सबसे लंबी नदी है, ठीक, वो कौन सी हमारी पश्चिमी पश्चिमी रामगंगा है। और जिसकी जो हमारी कुल लंबाई कितनी है, हमारी
155 किलोमीटर है। आपको यहीं से याद हो गया ना कि पश्चिमी रामगंगा की लंबाई कितनी है, तो 155 है। और बात करते हैं कि पश्चिमी रामगंगा के तट पर कौन कौन सा क्या क्या स्थित है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें याद होना चाहिए जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, कौन सी, हमारी जो गैरसैंण है, वो हमारे इसी पश्चिमी रामगंगा के तट पर स्थित है। उसके बाद दोस्तों हमारा चौखुटिया हो गया और भिक्यासैन हो गया। कुछ महत्वपूर्ण जैसे कि हम बात करते हैं ढिकाला हो गया, कॉर्बेट का प्रवेश द्वार, और कालागढ़ जिस पर तो इस पर बांध भी बना हुआ है, ये सभी हमारे पश्चिमी रामगंगा पर स्थित हैं। और बात करते हैं उसके बाद जो नदी निकलती है यहाँ से, कौन से, पूर्वी नयार, जिसकी कुल लंबाई हमारी 109 किलोमीटर है। और उसके बाद दोस्तों पश्चिमी नयार, जो कि हमारी कितनी लंबाई है इसकी, हमारी 78 किलोमीटर है। और आटागाड़, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण दोस्तों, आटागाड़ भी हमारी, इसकी जो लंबाई लगभग, हाँ आटागाड़ा कुछ नहीं लेकिन लगभग हमारे 30 किलोमीटर है। और बीनो या बूनो देगा मुझे कुछ किलोमीटर मिला है, तो मैंने यहाँ पर आपको दिया भी नहीं, मैंने गलत आंसर चाह कि ना दो। और उसके बाद बात करते हैं कि पश्चिमी रामगंगा का संगम किस में होता है। तो दोस्तों इसका जो हमारा संगम होता है हमारे किस में, गंगा में होता है। नहीं होता कहाँ पे गंगा में, तो कन्नौज के पास, क्योंकि कालागढ़ से हमारी यह नदी बाहर हो जाती है राज्य से, उसके बाद कन्नौज में जाके क्या करती है, गंगा में मिल जाती है। और अगला हमारा पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार का संगम कहाँ पर होता है, तो आपको पता है सतपुली के पास होता है। और उसके बाद हमारी ये नयार नाम से आज जानी जाती है, ठीक। तो नयार नदी हमारे गंगा में कहाँ पर मिलती है, तो वही ब्यासी घाट या फूलचट्टी नामक स्थान पर मिल जाती है। पहले भी दे चुका हूँ, तो वहाँ पर कुछ फैक्ट छूट गए थे, इसलिए मैंने दोबारा आपको दे दिए हैं। और उसके बाद है कि आपको दोस्तों जो आटागाड़ जो हमारी नदी है, इसका संगम किससे होता है, तो हमारे किससे, पिंडर नदी से होता है। फिर आपको पता है कि पिंडर नदी का संगम हमारा कौन सा, हमारा अलकनंदा में होता है। और अगला है कि बीनो, या जो मैंने लिखा था कि बीनो बीनो बोलते हैं इसको, जो बीनो का संगम होता है हमारे पश्चिमी रामगंगा में होता है। और होता कहाँ है, तो हमारे ये हमारे भिक्यासैंण में होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आप लोग नोट कर लें। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद्र की किस पत्रिका के अंग में पेशावर कांड का हमें उल्लेख देखने को मिलता है। क्योंकि दोस्तों जब पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930, तो दोस्तों आपको पता है कि प्रेमचंद्र की मृत्यु 1936 में होती है। तो कहीं ना कहीं इसके बीच में हमारे प्रेमचंद्र जी रहे होंगे ना, तो हमारी जिसकी किस में उल्लेख मिलता है पेशावर कांड का, तो वो हंस नामक पत्रिका में हमें उसका उल्लेख देखने को मिलता है। अब थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए व्याख्या क्या करनी है, मुंशी प्रेमचंद की पत्रिका, ठीक, पेशावर कांड का जो उल्लेख मिलता है हमें हंस नामक पत्रिका में मिलता है, जो कि 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। और महत्व पेशावर कांड का नायक किसे बोलते हैं, तो दोस्तों उत्तराखंड के पर्वत पुत्र वीर चंद्र सिंह गढ़वाली या भंडारी, ठीक है, फिलहाल भंडारी याद रखें, वीर चंद्र सिंह भंडारी, जो कि 2/18 गढ़वाल राइफल से इनका संबंध था। ये थे हमारे पेशावर कांड से संबंधित। और अब है कि वीर चंद्र सिंह भंडारी को जो उपनाम दिया था गढ़वाली, वो किसने दिया था, तो महात्मा गांधी ने दिया था। अब दोस्तों एक थोड़ा सा प्रश्न ये है, हालांकि सबको पता है कि हमारे जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली थे उनका नाम क्या था, हमारा, उनकी पूरी कास्ट भंडारी थी। लेकिन दोस्तों कुछ लोग कुछ मतलब कोई जानने वाले हैं तो उन्होंने कहा भी ये भंडारी नहीं, हमारे क्या थे, नेगी थे, ठीक। ऐसा भी हमें कहीं पर उल्लेख देखने को मिलता है। और पहले की जो एग्ज़ाम आते हैं वहाँ पर तो हमें नेगी देखने को मिला था, लेकिन अब भंडारी तो आजकल प्रचलन में आ गया, नहीं कैसे प्रचलन में आया कुछ पता नहीं, लेकिन फिलहाल जो है कि आपको भंडारी तो याद रखना है। उसके बाद आपको दोस्तों एक महत्वपूर्ण जो पेशावर हमारा कांड हुआ था, ये हमारे कब हुआ था, 23 अप्रैल 1930 को हुआ था। और इसका संबंध हमारे कहाँ था, तो वो किस्सा खानी बाजार से इसका हमारा संबंध था। और अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि पेशावर कांड से प्रभावित होकर गढ़वाली दिवस जो मनाने की जो घोषणा की थी वह किसके द्वारा की गई थी, तो वह मोतीलाल नेहरू द्वारा की जाती है। और एक अगला प्रश्न और कि हमारा जो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है ना, इनकी समाधि स्थल कहाँ पे है, तो वो हमारे कहाँ पर, कोदिया बगड़ में है। कोदिया बगड़ दोस्तों इसी दूधातोली श्रेणी में स्थित है। और इनकी याद में जो कोदिया बगड़ में एक मेला लगता है, यह मेला कब लगता है, तो 12 जून को यह मेला लगता है भाई, कहाँ पर, कोदिया बगड़ में, आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों 1960 की बात होती है, जब हमारे पता है कौन है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ना, हमारे आज जो गैरसैंण हमारी राजधानी बनी है ग्रीष्मकालीन, तो यहाँ पर उन्होंने 1960 में भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। कब, 1960 में, ठीक। अब देखते हैं अगला प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड की सर्वाधिक पूरा प्रजाति किसे माना जाता है, ठीक। उत्तराखंड के सर्वाधिक पूरा प्रजाति या जाति, ठीक। अब थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, क्या जाति, ठीक लिखा है लेकिन जाति ऐसे लिखना चाहिए था ना, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों है हमारा क्या, ए, कोल। हम कहते हैं ना कोल की रात खस, कभी एक जातियाँ हुआ करती थी करके ना, तो उसमें जो सबसे पूरा प्रजाति हमारी कौन है,
कोल है अथवा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए उत्तराखंड में जो सर्वाधिक हमारी पुरा प्रजाति है हमारी कौन है, हमारी कोल जाति है। और हमारे इन साहित्यिक ग्रंथों में जो कोलों का हमें वर्णन मिलता है वो हमें मुंड या सबर नाम से मिलता है। काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पूछ देगा कि साहित्यिक ग्रंथों में कोला का वर्णन किस नाम से मिलता है, तो मुंड या सबर नाम से मिलता है। और कोलों का संबंध जो कोलों का जो व्यवसाय था ना वो क्या था, वो दोस्तों हमारे क्या कृषि उनका हमारा व्यवसाय होता था। अब कल्पना कीजिए जो कोलों का संबंध था हमारा वो सैंदो सभ्यता से था। कब की बात हो रही बताइए आप, लगभग 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व हम बात करते हैं सिंधु सभ्यता की, ठीक। तब से संबंध था हमारे किसके, कोल जाति का। तो सोचिए आप कितनी पुरानी जाति हमारी होगी। अगला प्रश्न है कि 13-14 जनवरी 1925 उत्तरायणी मेला बागेश्वर, आपको पता है कि उत्तरायणी मेला बागेश्वर में लगता है और जो कि किस हमारे सरयू और गोमती नदी के संगम पर है। प्रश्न अब है कि 13-14 जनवरी 1921 उत्तरायणी मेला बागेश्वर सरयू नदी में कुली बेगार संबंधित रजिस्टर बहा देने के बाद भी स्वतंत्रता तक कुली बेगारी प्रथा या बेगारी प्रथा कुमाऊं के किस स्थान में प्रचलित रही। देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वह है हमारा सी, अस्कोट। अब देखिए टिहरी रियासत भी थी लेकिन हमारे गढ़वाल की बात है। यहाँ मैंने कि आपसे कुमाऊं पूछा तो यहाँ पर कुमाऊं पर ध्यान देना ना कि गढ़वाल पर। गढ़वाल में एकमात्र स्थान था जहाँ पर टिहरी रियासत, जहाँ पर बेगारी प्रथा चलते हुए आ रही थी। और हमारे कुमाऊं का स्थान था कौन, हमारा अस्कोट। अस्कोट क्या था, हमारे पिथौरागढ़ में है। अस्कोट वन्यजीव विहार भी है और अस्कोट वैसे अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं कि भी क्या 13-14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी मेले बागेश्वर में सरयू नदी में कुली बेगार संबंधित रजिस्टर बहा देने के बाद भी स्वतंत्रता तक बेगारी प्रथा तथा कुमाऊं में अस्कोट में प्रचलित रही। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान देना है जो कुली बेगारी प्रथा थी स्वतंत्रता तक सिर्फ हमारे कहाँ प्रचलित में थी, तो अस्कोट में थी। और गढ़वाल में दोस्तों कहाँ पर थी, तो टिहरी रियासत में थी। ठीक, अब बात करते हैं कुली एजेंसी, थोड़ा सा बात करते हैं कुली एजेंसी का जो गठन हुआ था 1908 में हुआ था और जिसका हमारा मुख्यालय तो दोस्तों पौड़ी में था। और जो कार्य जो होते थे हमारे इसके कुली एजेंसी के, वो सारे कार्य हमारे कोटद्वार से होते थे। और जब हमारा कुली एजेंसी बनाया गया था ना, पहले 1907 में इसके बनाने की मांग हुई थी, तब 1908 में ऐसा बनता है। ठीक, लेकिन बात है कि कौन बात करता है भाई कि भाई कुली एजेंसी बनाओ करिए, कौन बोलता है, तो अल्मोड़ा अखबार द्वारा ऐसा बोला जाता है भाई तुम एक एजेंसी बनाओ उससे आपको फ़ायदा होगा ना। तो तभी उसके जो अध्यक्ष होते हैं हमारे स्टोबल को अध्यक्ष बनाया जाता है। लेकिन जो संस्थापक थे हमारे, जिनके मन में विचार आया, जो उसके सचिव बनाए गए बाद में, वो थे हमारे जोध सिंह नेगी। आपको ध्यान रखना है इनका नाम। और जो कुली बेगार से संबंधित जो प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों, वो हुआ था हमारे काशीपुर अधिवेशन में। और वो अधिवेशन कौन सा था, तो वो अधिवेशन था हमारे 1920 का कांग्रेस कुमाऊं का 5वां अधिवेशन। और जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे, हमारे सल्ट के गांधी, कौन, हरगोविंद पंत। तो बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप सभी को नोट करते हुए चलना। और अब है अगला प्रश्न, राज्य में वास्तु तथा मूर्तिकला का स्वर्णकाल किसे कहा जाता है। तो इसका तो हमारा सही आंसर दोस्तों वो तो होगा क्या, डी, कार्तिकेय राजवंश। थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए राज्य में वास्तु तथा मूर्तिकला का स्वर्णकाल हमारे कार्तिकेय राजवंश को बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों 820 में केदारनाथ में अपना देह कौन त्यागते हैं, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी त्याग देते हैं। और वो कब की बात होती है, वो हमारे कार्तिकेय राजवंश के समय की बात होती है ना। तो इसका मतलब क्या, हमारे जो केदारनाथ मंदिर होगा सब तब के बने हुए हैं, कब के, जब कार्तिकेय राजवंश था। तो इसीलिए हमें क्या, उत्तराखंड में सर्वाधिक मंदिर है उनका निर्माण हमारे इसी कार्तिकेय राजवंश में हुआ था। तभी इसे मूर्तिकला का स्वर्णकाल कहा गया, या वास्तु तथा मूर्तिकला का स्वर्णकाल बोला गया है। और आपको याद होना चाहिए कि उत्तराखंड का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश हमें देखने को मिलता है वो हमारा कौन, कार्तिकेय राजवंश ही था। और संस्थापक कौन था हमारे उसके, तो उसके संस्थापक थे हमारे बसंत देव। और लिपि क्या इनकी होती है, हमारे कत्यूरी या कार्तिकेय राजवंश की, तो दोस्तों कुटिला हमारी क्या थी, इनकी लिपि थी। और भाषा क्या थी, तो भाषा आप ध्यान देना, इनकी भाषा थी दोस्तों हमारी क्या, जो लोक भाषा थी हमारी क्या थी, इनकी पाली थी। ठीक, और बात करते हैं कि
उत्तराखंड पर शासन करने वाली हमारी जो प्रथम राजनीतिक शक्ति थी वो दोस्तों क्या थी, हमारी कुलिंद थी। ठीक, अब दोस्तों कुछ लोग कहेंगे कि इनकी भाषा क्या थी, हमारी संस्कृत थी। मैं कह रहा हूँ कि इनकी लोक भाषा पाली थी और इनकी जो मूल भाषा थी कि हमारी वो इनकी संस्कृत थी। ठीक है, वो थोड़ा अलग अलग फैक्ट हैं। और अब देखते हैं थोड़ा सा अगला प्रश्न, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है वरना। अगला प्रश्न है कि मंसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। अब कुछ महिलाओं से आज मैंने प्रश्न दिए, क्योंकि कभी कोई बन जाते हैं प्रश्न कि मंसूरी में अंबर चरखा, तो दोस्तों जो यहाँ पर स्थापना की गई थी वह श्रीमती तारा प्रकाश द्वारा की जाती है। अब हमारा क्या है, थोड़ा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, व्याख्या जब करते हैं ना कि मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना जो की थी तो श्रीमती तारा प्रकाश द्वारा की जाती है। एक काफ़ी चर्चित महिला थी उस समय की। और कुछ महिलाएं और जाने थे, जैसे चिपको आंदोलन से किन किन महिलाओं का संबंध रहा है, तो आपको पता है भाई, गौरा देवी तो खैर चर्चित है ही, रैणी गांव से, जहाँ पर अभी आपदा भी आई थी। और बाली देवी राणा का संबंध हमारे चिपको आंदोलन से ही है। और प्रेमा देवी का भी संबंध हमारे चिपको आंदोलन से ही है। कुल मिला के यहाँ पर 27 महिला थी दोस्तों। जो चिपको आंदोलन हुआ था ना, इसमें कुल 27 महिलाएं थी। और हमारा एक होता दोस्तों खीराकोट आंदोलन, ये खनन से संबंधित था। और जो हमारा खीराकोट आंदोलन हुआ था दोस्तों, ये हमारे कहाँ, इसमें जो संयोग था वो राधा बहन का था। और एक और महत्वपूर्ण दोस्तों, एक और फैक्ट है कि रात्रि पाठशाला में महिलाओं की शिक्षा व हरिजन बस्तियों के बच्चों के लिए पाठशाला किसने खोला गढ़वाल में, तो वो थी कौन, राजेश्वरी सजवाण। ये सब के सब महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग नोट करते रहना। आठवां प्रश्न है कि डोल आश्रम कहाँ स्थित है, तो आप फटाफट आंसर बताएं, डोल आश्रम कहाँ स्थित है। तो इसका हमारा जो सही आंसर है दोस्तों वह है हमारा डी, अल्मोड़ा। थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ा हो गया था ना, तो ऊपर नीचे। तो इसका जो व्याख्या कर लेते हैं अब, जो डोल आश्रम हमारे अल्मोड़ा में है। और जो इसके संस्थापक थे हमारे, वह महंत बाबा कल्याण दास जी महाराज हैं। ठीक, और दोस्तों और महत्वपूर्ण है कि देखिए हम जो ये है ना कि जो डोल आश्रम है, इसको दोस्तों उत्तराखंड के 5वां धाम की संज्ञा दी गई है। और मैंने पहले ही बोला उत्तराखंड बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जिसको हम 5वें धाम की संज्ञा देते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और जो सबसे बड़ा जो श्रीयंत्र स्थापित होगा हमारे इसी डोल आश्रम में हो रहा है। और आपको पता है कि अल्मोड़ा में एक पनार नदी बहती है, और उसका जो हमारा वास्तविक जो उद्गम क्षेत्र है वो हमारे इसी डोल आश्रम से ही हमारा होता है। और आप जानते हैं हमारा कौन सा 9वां प्रश्न कि बिसाड़ का किला कहाँ स्थित है, जो आपको जानना बहुत जरूरी है कि बिसाड़ का किला। तो इसका हमारा सही आंसर दोस्तों यह है हमारा कहाँ पर, ए, अल्मोड़ा में। तो आप व्याख्या कर लेते हैं कि व्याख्या जब करते हैं ना कि बिसाड़ का मेला कहाँ था क्या था ना, तो सब कुछ इतना जान लेंगे कि बिसाड़ का जो किला हमारे अल्मोड़ा में है, लेकिन अल्मोड़ा में किस मंदिर के पास है, तो बदनी देवी के निकट है हमारे यहाँ। और उसके बाद महत्वपूर्ण यह है कि हमारा खगमरा किला, खगमरा किला कहाँ है तो भाई अल्मोड़ा में ही। और निर्माण किसने किया था इसका, तो भीष्मचंद्र ने किया था। जब वो अल्मोड़ा नगर की स्थापना करने के लिए आता ना, तो उस समय पर इसने क्या किया था, खगमरा किले का निर्माण किया था। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण है कि लाल मंडी किले का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों लाल मंडी किले का निर्माण हमें कल्याण चंद द्वारा किया जाता है। और जो लाल मंडी किला है वर्तमान में इसका नाम क्या हमारा, फोर्ट मोयरा है। और ये नाम किसने रखा था, तो जब हमारे प्रथम कमिश्नर आते हैं ई गार्डनर, उनके द्वारा यह नाम हमारा रखा जाता है। और महत्वपूर्ण यह है कि इसी के साथ हमारे पिथौरागढ़ में एक बाउलीगढ़ या सांवलीगढ़ करके भी है, उसका भी नाम हमारे ई गार्डनर द्वारा ही 1815 के आसपास उसका नाम हमारा क्या करते हैं, लंदन फोर्ट कर देते हैं। पिथौरागढ़ वाले की बात कर रहा हूँ यहाँ। अब है कि मल्ला महल किला, इसका निर्माण दोस्तों रुद्रचंद ने किया था, अल्मोड़ा में है। सभी किले अल्मोड़ा के हैं। और तल्ला महल का जो निर्माण किया था हमारे उद्योग चंद ने किया था। और जो नैथाणा का किला हमारा यह एक गोरखाकालीन किला है दोस्तों, जो कि रामनगर गनाई मार्ग पर स्थित है। और एक और हमारा मानिल का किला, मानिल का किला हमारे मानिला में है, जिसका निर्माण जो किया था कीर्ति चंद ने किया था। और कीर्ति चंद दोस्तों वो व्यक्ति होता है जब हमारे यह अजय पाल को हराता है, पहले ही युद्ध में अजय पाल को हरा देता है। और तभी इसने ऐसा मानते हैं कि रास्ते में हमारे किसका जो मानिल का किला था उसका निर्माण कराया था। 10वां प्रश्न है कि बाज बहादुर चंद को बहादुर और जमींदार की उपाधि किसने दी थी। तो दोस्तों जो इसको उपाधि दी थी बाज बहादुर को, वह दी थी हमारे किसने, शाहजहां ने। तो है तो देखिए बाज बहादुर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति, जानना बहुत कुछ, लेकिन शॉर्ट में जानेंगे। बाज बहादुर चंद जो चंद वंश का हमारे 1638 से लेकर 1678 तक रहता है, जो कि चंद वंश का हमारा क्या था, 50वां राजा था।
और महत्वपूर्ण है कुमाऊं में नगाड़ा जो बजाना शुरू किया था वो हमारे बाज बहादुर चंद ने शुरू किया था। किसके कहने पे किया था? तो शाहजहां के कहने पे इसने ऐसा शुरू किया था। और महत्वपूर्ण है कि काशीपुर की स्थापना कौन करता है? हमारे इसी बाज बहादुर का सेनापति था काशीनाथ। काशीनगर भी जानते हैं हम काशीपुर को, तो इसके द्वारा 1639 में की थी। और बाजपुर की स्थापना वो 1665 में बाज बहादुर चंद ने ही की थी। और बाज बहादुर को बहादुर जमींदार की उपाधि शाहजहां ने दी थी, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। और इसका एक महत्वपूर्ण है कि थल में एक हत्या दीवार की स्थापना हमारे इसी बाज बहादुर चंद द्वारा की जाती है। लेकिन आपसे आप पूछा था ना कि थल में शिव मंदिर की स्थापना की किसने की थी? तो दोस्तों उसका आंसर रुद्रचंद होता। अगर पूछते कि थल में शिव मंदिर की स्थापना किसने की थी। ठीक। और अगला है कि त्याड़ी का नौला हमारे इसी होने पर तो बाज बहादुर चंद द्वारा से निर्माण किया गया था। और पिन्ननाथ का मंदिर और भीमेश्वर का मंदिर और कटार में सूर्य का जीर्णोद्धार हमारे इसी बाज बहादुर चंद द्वारा किया जाता है। और दोस्तों हम बाज बहादुर चंद को क्या जानते हैं? एक बूढ़ा अत्याचारी शासक था करके इसको हमेशा जानते हैं, क्योंकि इसके लिए एक इतिहासकारों ने एक वक्तव्य दिया है कि बरस भयो 80 बुद्धि गयो नस्सी। इसके लिए ऐसा कहा गया है। बाकी हम चर्चा करेंगे कल को, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।